हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे फ्रांस के संविधान के विषय में। फ्रांसीसी गणतंत्र के मौजूदा संविधान की क्या विशेषताएं हैं, इसको हम एक एक करके देखेंगे। फ्रांस पश्चिमी यूरोप का एक देश है और दुनिया की एक पुरानी महाशक्ति है, जिसके औपनिवेशिक साम्राज्य का विस्तार यूरोप, अमेरिका, एशिया और अफ्रीका जैसे महाद्वीपों तक रहा है। 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा औपनिवेशिक साम्राज्य वाला देश था। हमारे देश में भी ब्रिटेन के साथ फ्रांस की औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा रही है। इतिहास इस बात का साक्षी है, आप जानते हैं। फ्रांस की एक खासियत यह है कि यहां पर 1789 में जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति ने दुनिया को लोकतंत्र के मार्ग पर अग्रसर करने की दिशा में मील के पत्थर का कार्य किया। जहां तक इसके संविधान और शासन व्यवस्था की बात है, फ्रांस की शासन व्यवस्था दुनिया भर में बार बार परिवर्तित होने के लिए विश्वविख्यात है। यानी फ्रांस के संविधान का निर्माण कई बार किया गया है और हर संविधान किसी न किसी संकट काल की देन रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वो कई वर्षों तक जर्मनी के नियंत्रण में था। जर्मनी से उसकी सीमा लगती है और जर्मनी के साथ उसकी प्रतिद्वंदिता इतिहास में विश्व प्रसिद्ध है। तो जब जर्मनी का नियंत्रण था फ्रांस पर, उसी दौरान 1940 में वहां जो तीसरा गणतंत्रीय संविधान था वो समाप्त हुआ था। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हो गया तो 1946 में चौथे गणतंत्र की स्थापना के लिए एक नया संविधान निर्मित किया गया। लेकिन इस संविधान की खासियत ये थी कि 12 वर्षों के संवैधानिक इतिहास में, जब से ये संविधान लागू हुआ 1946 में, उसके बाद से 24 बार मंत्रिमंडल का गठन हुआ और पतन हुआ। यानी राजनीतिक अस्थायित्व के दौर से गुजर रहा था फ्रांस जैसा देश 1946 में निर्मित चतुर्थ गणतंत्र के संविधान के अंतर्गत। फ्रांस की इस स्थिति से आम जनता के साथ साथ वहां की सेना भी असंतुष्ट थी और अर्थव्यवस्था जर्जर हो रही थी। यानी फ्रांस आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से संकट के दौर से गुजर रहा था। ऐसी स्थिति में 1958 में, जो संकटकालीन वर्ष था फ्रांस के इतिहास में, फ्रांस को संकट से उबारने के लिए लोगों ने जनरल डिगॉल का आह्वान किया और जनरल डिगॉल के नेतृत्व में पंचम गणतंत्र का संविधान निर्मित करके फ्रांस को संकट से उबारने की कोशिश की गई। और जिस राजनीतिक अस्थिरता के दौर से फ्रांस गुजर रहा था, उस अस्थिरता को दूर करने का प्रयास किया गया। यानी राजनीतिक स्थायित्व प्रदान किया गया इस पंचम गणतंत्र के संविधान के माध्यम से, जो 1958 में निर्मित किया गया। इस संविधान का प्रारूप माइकल डेब्रे द्वारा तैयार किया गया था और इसके प्रारूप को तैयार करने में जनरल डिगॉल की भूमिका केंद्रीय रही थी।
इसलिए इस संविधान को डिगॉलवादी संविधान भी कहा जाता है। संकटकालीन स्थितियों की देन होने के कारण पंचम गणतंत्र के संविधान को संकट का शिशु भी कहा जाता है। तो इन परिस्थितियों में पंचम गणतंत्र का संविधान 1958 में निर्मित किया गया। अब हम ये देखेंगे कि इस संविधान की क्या खासियत है, क्या विशेषताएं हैं इस संविधान में, क्योंकि 1958 में जो संविधान निर्मित किया गया वो अब तक चल रहा है। फ्रांस की राजनीतिक व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए ये एक बहुत बड़ी बात है। तो ये संविधान क्या खासियत रखता है, इस संविधान में कौन से प्रावधान किए गए हैं, क्या विशेषताएं हैं इसकी, इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहली खासियत जो 58 में निर्मित संविधान की है, पंचम गणतंत्र के संविधान की है, वो ये है कि ये संविधान एक लिखित और संक्षिप्त संविधान है। आधुनिक संविधान ज्यादातर लिखित और निर्मित होते हैं। फ्रांस का ये संविधान भी एक लिखित और निर्मित संविधान है। इस संविधान में मौलिक रूप में 95 धाराएं थीं, जिन धाराओं में धारा 90 से लेकर 95 तक संकटकालीन स्थितियों से निपटने के लिए प्रावधान किए गए थे। लेकिन 2002 में इन प्रावधानों के अप्रासंगिक होने के कारण इन्हें संविधान से हटा दिया गया और अब फ्रेंच संविधान में 89 धाराएं हैं और ये संविधान 16 अध्यायों में विभक्त है। केवल 89 धाराओं से युक्त ये संविधान एक संक्षिप्त संविधान का उदाहरण है, हालांकि ये अमेरिका के संविधान से बड़ा है। संक्षिप्त होते हुए भी इस संविधान में सरकार की संरचना के साथ साथ नागरिक अधिकारों का विशेष उल्लेख किया गया है। लेकिन ये भी एक तथ्य है कि बहुत सी महत्वपूर्ण बातों को छोड़ दिया गया है, जैसे संसद के दोनों सदनों के गठन और उसकी कार्य प्रक्रिया का विस्तार से उल्लेख नहीं किया गया है। अगर विस्तार से उल्लेख किया जाता तो शायद संविधान बहुत बड़ा हो जाता। इसलिए संसदीय कार्यविधि और विधि निर्माण की प्रक्रिया निश्चित करने का अधिकार स्वयं संसद को दे दिया गया है। ये संविधान निर्मित संविधान है, हालांकि इस संविधान को बनाने के लिए किसी संविधान सभा का गठन नहीं किया गया था, जैसा कि भारत में किया गया या अमेरिका में फिलाडेल्फिया सम्मेलन बुलाया गया अमेरिकी संविधान का निर्माण करने के लिए। फ्रांस में ऐसी कोई संविधान सभा गठित नहीं की गई, बल्कि इसके स्थान पर इसका जो प्रारूप है उस प्रारूप को तैयार करने का कार्य विशेषज्ञों की एक समिति के द्वारा किया गया था। इस समिति के जो 39 मेंबर्स थे, उनमें से कुछ सदस्यों को संसद ने चुना था और कुछ को सरकार ने मनोनीत किया था। यानी इस विशेषज्ञ समिति के सदस्यों का चुनाव सीधे जनता के द्वारा नहीं हुआ था, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से ये संसद सदस्यों द्वारा चुने गए थे और सरकार द्वारा मनोनीत किए गए थे। तो इस विशेषज्ञ समिति के द्वारा इस संविधान का निर्माण किया गया और निर्मित होने के बाद इस संविधान को जनता की राय जानने के लिए जनमत संग्रह हेतु प्रस्तुत किया गया था। जनता ने जनमत संग्रह में भारी बहुमत से इस संविधान का अनुमोदन किया था, इस संविधान को स्वीकार किया था और इस तरह से फ्रांस का जो पंचम गणतंत्र का संविधान है वो किसी संविधान सभा द्वारा निर्मित न होने के बावजूद जनता द्वारा
भारी बहुमत से स्वीकृत संविधान है। ये पंचम गणतंत्र के संविधान की खासियत है। दूसरी विशेषता जो फ्रांस के संविधान में हमें देखने को मिलती है वो है उसका कठोर स्वरूप। हम जानते हैं कि कठोर संविधान वो संविधान होता है जिसमें परिवर्तन की प्रक्रिया आसान नहीं होती। साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया के आधार पर संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता। तो संशोधन प्रक्रिया की दृष्टि से पंचम गणतंत्र का संविधान एक कठोर संविधान है, क्योंकि संशोधन के लिए एक विशेष प्रक्रिया को अपनाया गया है। और स्विट्जरलैंड की तरह ही हम यहाँ भी देखते हैं कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया में आम जनता को भागीदारी प्रदान की गई है। चूंकि वहां पर संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है अमेरिका या भारत के समान, इसलिए प्रांतों को संविधान संशोधन में कोई भूमिका नहीं दी गई है। अब संशोधन की प्रक्रिया क्या है, इसका उल्लेख संविधान की धारा 89 में किया गया है। और इस धारा के अनुसार अगर संविधान में कोई संशोधन करना है, उसकी किसी धारा में परिवर्तन अपेक्षित है, तो इस परिवर्तन का प्रस्ताव या तो संसद सदस्यों के द्वारा या फिर प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा लाया जा सकता है। यहाँ पर राष्ट्रपति को भी संशोधन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की गई है। हालांकि राष्ट्रपति ये संशोधन प्रस्ताव प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही पेश कर सकता है, इसलिए व्यावहारिक रूप से संशोधन प्रस्ताव की शुरुआत प्रायः मंत्रिमंडल से ही होती है। जब संशोधन का प्रस्ताव संसद में पेश किया जाता है तो संसद के दोनों सदन अलग अलग इस प्रस्ताव पर विचार करते हैं, और यदि दोनों के द्वारा साधारण बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित कर लिया जाता है तो संसद से पारित होने के बाद उसे जनमत संग्रह के लिए जनता के पास भेजा जाता है। अगर जनता मतदाता अपने बहुमत से उस संशोधन प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं, तब वो संशोधन संविधान का अंग बन जाता है। यहां पर संशोधन की प्रक्रिया में एक विशेष बात और जोड़ी गई है, वो ये है कि अगर संसद में प्रस्तुत कोई संशोधन प्रस्ताव संसद के द्वारा विशेष बहुमत से स्वीकार कर लिया जाता है तो फिर जनता के मध्य जनमत संग्रह के लिए रखे जाने की आवश्यकता नहीं होती। ये विशेष बहुमत क्या होता है? उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 3/5 भाग, यानी संसद में जितने सदस्य उपस्थित हैं संशोधन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान, और जितने सदस्य मतदान करते हैं, उन मतदान करने वाले सदस्यों का 3/5 भाग अगर उस संशोधन प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो फिर वो संशोधन वहीं पारित हो जाता है। अब दोबारा उसे जनता के मध्य रखे जाने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन 3/5 भाग का बहुमत मिलना आसान नहीं होता, इसलिए अमूमन संशोधन प्रस्तावों को जनता की राय जानने की आवश्यकता पड़ती है। फ्रांस के संविधान में यह भी उल्लेख किया गया है कि अगर कोई संशोधन विधेयक ऐसा है जो देश की गणतंत्रीय व्यवस्था को बदलने का उद्देश्य रखता है, गणतंत्र के स्थान पर किसी और शासन व्यवस्था की स्थापना करना चाहता है, या किसी संशोधन प्रस्ताव के माध्यम से फ्रांस की प्रादेशिक अखंडता नष्ट होती हो, तो ऐसे किसी प्रस्ताव को संसद द्वारा स्वीकृत नहीं किया जाता। ऐसा कोई प्रस्ताव विचार के लिए नहीं रखा जा सकता। तो संशोधन प्रस्तावों पर भी सीमा आरोपित की गई है, शर्त रखी गई है
कि ऐसे संशोधन ही स्वीकृत हो सकते हैं जो गणतंत्रीय व्यवस्था को कोई नुकसान न पहुंचाए या फ्रांस की प्रादेशिक अखंडता को कोई नुकसान न पहुंचाए। तो इस तरह से फ्रांस के संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो आम कानून बनने की प्रक्रिया से भिन्न है और इस दृष्टि से फ्रांस का संविधान एक कठोर संविधान है। हर देश में जहां का संविधान कठोर होता है वहां पर संशोधन की विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। हमारे देश में भी संविधान की कुछ धाराएं ऐसी हैं जिनमें संशोधन के लिए संसद की स्वीकृति के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं की स्वीकृति की जरूरत होती है। अमेरिका का संविधान भी एक कठोर संविधान है। वहां भी कांग्रेस के अनुमोदन के साथ साथ राज्यों या संघ की इकाइयों की सहमति की आवश्यकता भी होती है संविधान में किसी भी तरह का संशोधन करने के लिए। तो कठोर संविधानों के अंतर्गत संशोधन की प्रक्रिया विशेष होती है और ये विशेष प्रक्रिया क्या होगी इसका निर्धारण स्वयं संविधान की धाराओं के माध्यम से ही किया जाता है। जैसा कि फ्रांस के संविधान में धारा 89 के अनुसार संशोधन की विशेष प्रक्रिया को निर्धारित किया गया है। तीसरी विशेषता फ्रांस के संविधान की यह है कि पंचम गणतंत्र का संविधान वहां एक लोकतांत्रिक गणतंत्र की स्थापना करता है। संविधान फ्रांस को एक लोकतांत्रिक गणतंत्र घोषित करता है। संविधान की प्रस्तावना में ये उल्लेख किया गया है कि फ्रांस की संप्रभुता का निवास फ्रांस के लोगों में है। अनुच्छेद 2 में भी कहा गया है कि देश में जो सिद्धांत स्वीकार किया गया है वो है जनता की, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए सरकार, यानी पूरी तरह गणतंत्रीय शासन व्यवस्था की स्थापना करता है फ्रांस का संविधान, जिसमें शासन करने का अंतिम अधिकार जनता के हाथों में सौंपा गया है और सभी को सार्वजनिक पद प्राप्त करने के समान अवसर प्रदान किए गए हैं। निर्वाचित राष्ट्रपति और उत्तरदायी मंत्रिमंडल वहां की गणतंत्रीय व्यवस्था का आधार है। अगली विशेषता जो पंचम गणतंत्र के संविधान में पाई जाती है वो ये है कि ये संविधान फ्रांस में एक एकात्मक राज्य की स्थापना करता है। ब्रिटेन भी एक एकात्मक राज्य है, फ्रांस भी एकात्मक राज्य है। अमेरिका और भारत की तरह वहां पर संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना नहीं की गई है, यानी संपूर्ण फ्रांस के शासन का संचालन एक ही राष्ट्रीय सरकार के द्वारा किया जाता है, जो राष्ट्रीय सरकार राजधानी पेरिस में अवस्थित है। संघात्मक व्यवस्था वाले देशों में हम देखते हैं कि दो समानांतर सरकारों की स्थापना की जाती है, राष्ट्रीय सरकार और दूसरी हर प्रांत की या संघ की इकाइयों की अपनी अपनी सरकारें। लेकिन एकात्मक सरकार वो सरकार होती है जहां पर शासन सत्ता सिर्फ एक ही राष्ट्रीय सरकार के हाथों में होती है। हालांकि प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से फ्रांस में भी सत्ता का विभाजन प्रांतों के मध्य किया गया है। वहां भी प्रांत हैं, ऐसा नहीं है कि प्रांत नहीं है, लेकिन प्रांतों की जो स्थानीय परिषदें हैं, ये परिषदें अपने कार्य में स्वायत्त नहीं है। हालांकि इन स्थानीय परिषदों का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है, लेकिन इनको अपने अधिकार राष्ट्रीय सरकार से प्राप्त होते हैं, केंद्र सरकार से प्राप्त होते हैं। ये उस रूप में स्वतंत्र और स्वायत्त नहीं है जिस रूप में
भारत के प्रांत हैं या अमेरिका की इकाइयां हैं, अमेरिका के राज्य हैं, बल्कि फ्रांस में जो प्रांतीय सरकारें हैं वो केंद्र सरकार के नियंत्रण में कार्य करती हैं। और इन स्थानीय सरकारों का जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है, प्रशासकीय प्रधान होता है, वो एक प्रीफेक्ट होता है और इस प्रीफेक्ट की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। उसका चयन गृह मंत्रालय के द्वारा किया जाता है और लिहाजा वो उसी के प्रति उत्तरदायी होता है। यानी प्रांतीय सरकार और प्रांत के प्रशासनिक अधिकारी सीधे सीधे तौर पर केंद्र सरकार के अधीन है, केंद्र सरकार के नियंत्रण के अंतर्गत कार्य करते हैं और वो उसी के प्रति जवाबदेह होते हैं। मुनरो ने इस संबंध में लिखा भी है कि फ्रांस में सभी शक्तियां अंदर की और बाहर की ओर केंद्र सरकार के नियंत्रण में ही होती हैं। यानी आंतरिक नीति और विदेश नीति दोनों का निर्धारण फ्रांस की राष्ट्रीय सरकार के द्वारा ही अंतिम रूप में किया जाता है। वहां की केंद्रीकृत एकात्मक व्यवस्था को इंगित करते हुए ये कहावत प्रचलित है कि यदि पेरिस को छींक आती है तो सारे देश को जुकाम हो जाता है। यानी राष्ट्रीय सरकार में जो प्रवृत्ति देखने को मिलती है, उस प्रवृत्ति का असर स्थानीय सरकारों पर भी स्पष्ट रूप से पड़ता है। स्थानीय सरकारें उससे अछूती नहीं रहती हैं। पंचम गणतंत्र का संविधान फ्रांस में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना भी करता है। हालांकि अन्य यूरोपीय देशों के समान फ्रांस के इतिहास पर भी अगर हम नजर डालें तो हम ये पाते हैं कि वहां भी राजनीति में धर्म की विशेष भूमिका रहती थी, क्योंकि ज्यादातर जनसंख्या, लगभग 51% पॉपुलेशन फ्रांस की ईसाई धर्मावलंबी है। लेकिन 1789 में जो क्रांति हुई, जिस क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया गया, उस क्रांति के बाद लोगों को धर्म की स्वतंत्रता प्राप्त हुई और धर्म और राजनीति को एक दूसरे से अलग किया गया। और तब से लेकर आज तक धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक व्यवस्था फ्रांस के हर संविधान की विशेषता बनी हुई है। जितने भी संविधान बनाए गए फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद, उन सब में धर्मनिरपेक्षता को संविधान की विशेषता घोषित किया गया। वहां आज हर व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है और राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, कोई भी धर्म राज्य धर्म नहीं है वहां पर, और राज्य किसी धर्म विशेष का विरोधी भी नहीं है, बल्कि ये सभी धर्मों का सम्मान करता है। ये धर्मनिरपेक्ष राज्य का ही परिणाम है कि वहां की जो जनसंख्या है उसका 40% भाग नास्तिक है, किसी भी धर्म में विश्वास नहीं रखता है। तो आधुनिक लोकतांत्रिक गणतंत्र के समान फ्रांस का संविधान भी वहां एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है। अगली विशेषता फ्रांस के संविधान की है कि वहां का संविधान संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन का सम्मिश्रण है, या यहाँ के संविधान को अर्ध अध्यक्षात्मक संविधान भी कहा जाता है। हालांकि इससे पहले जो संविधान बनाया गया था 1946 में, चतुर्थ गणतंत्र का संविधान, उसमें संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया था। लेकिन उस संसदीय शासन में ये देखा गया कि सरकारें स्थायी नहीं हो रही हैं, क्योंकि बहुदलीय व्यवस्था कार्य कर रही है। ऐसी स्थिति में मंत्रिमंडलों का निर्माण और उनका पतन जैसे
रूटीन का विषय हो गया था। आप जानते हैं कि राजनीतिक अस्थिरता के कारण किसी भी देश को प्रगति के पथ पर ले जाना बहुत मुश्किल होता है। राष्ट्र की प्रगति और समृद्धि के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि जो सरकार बने वो स्थायी हो, राजनीतिक स्थायित्व उसके अंदर हो। हालांकि लोकतंत्र में कोई भी सरकार ऐसी नहीं होती जिसको हम पूरी तरह स्थायी कह सकें, लेकिन निर्वाचन के आधार पर गठित जो संस्थाएं होती हैं, लोकतांत्रिक संस्थाएं, संसद, उनका एक निश्चित कार्यकाल होता है और उस कार्यकाल को जब वो पूरा कर पाती हैं तो उसे राजनीतिक दृष्टि से स्थायी ही माना जाता है। तो चतुर्थ गणतंत्र के संविधान में जो संसदीय व्यवस्था अपनाई गई थी उसमें सरकारें स्थिर नहीं थी। इसीलिए पंचम गणतंत्र का जब संविधान बनाया गया तो इस बात की कोशिश की गई कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया जाए, क्योंकि अध्यक्षात्मक शासन में सरकारें अपेक्षाकृत स्थायी होती हैं, क्योंकि जो कार्यपालिका होती है उसका कार्यकाल संविधान के द्वारा निश्चित कर दिया जाता है और उस कार्यकाल से पहले उसको आसानी से उसके पद से नहीं हटाया जा सकता। जैसे अमेरिका में हम देखते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष है। 4 वर्ष से पहले सिर्फ महाभियोग की प्रक्रिया के आधार पर ही उसे हटाया जा सकता है। तो इसी व्यवस्था को देखते हुए पंचम गणतंत्र के संविधान में अध्यक्षात्मक शासन को अपनाने का प्रयास किया गया, क्योंकि चौथे गणतंत्र में जो संसदीय व्यवस्था अपनाई गई थी उसमें जो राष्ट्रपति था वो नाम मात्र का प्रधान था और मंत्रिमंडल वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता था, जैसा कि संसदीय शासन में होता है। एक औपचारिक कार्यपालिका होती है और दूसरी वास्तविक कार्यपालिका होती है। तो ये विशेषता चौथे गणतंत्र के संविधान में पाई जाती थी। इसके साथ साथ संसद के हाथ में ज्यादा अधिकार होने के कारण मंत्रिमंडल को बनाने में और उसे उसके पद से हटाने में संसद की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी और इस भूमिका का प्रयोग, अपनी इस भूमिका में संसद अक्सर आ जाती थी, जिसके कारण राजनीतिक अस्थायित्व का माहौल बनता था। तो इस अस्थायित्व को दूर करने के उद्देश्य से नए संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति को मजबूत स्थिति प्रदान की गई है और नए संविधान में अब वो केवल नाम मात्र का राज्य का प्रधान नहीं है, बल्कि वो वास्तविक प्रधान भी है। हालांकि वहां की अध्यक्षात्मक व्यवस्था में मंत्रिमंडल भी कार्य करता है और इस मंत्रिमंडल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन मंत्रियों की स्थिति राष्ट्रपति की तुलना में बहुत कमजोर होती है। संसदीय व्यवस्था के समान सशक्त मंत्रिमंडल फ्रांस में नहीं है। राष्ट्रपति की स्थिति को मजबूत बनाते हुए उसके कार्यकाल को 7 वर्ष का बनाया गया है और वो 7 वर्ष के लिए जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। प्रत्यक्ष चुनाव होने के कारण भी उसकी स्थिति मजबूत हो जाती है और ऐसे चुने हुए राष्ट्रपति से यह अपेक्षा की जाती है कि वो सरकार के सुचारू संचालन के लिए और राज्य में स्थिरता बनाए रखने के लिए आवश्यक उपाय करेगा। तो इस तरह से राजनीतिक अस्थायित्व को दूर करने के लिए कुछ व्यवस्थाएं अध्यक्षात्मक शासन के अनुरूप अपनाई गई हैं और कुछ व्यवस्थाएं पुरानी संसदीय व्यवस्था के अनुसार ही चली आ रही हैं, जैसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का कार्य करना और मंत्रिमंडल का संसद के प्रति उत्तरदायी बनाना। लेकिन दूसरी तरफ राष्ट्रपति की स्थिति को मजबूत बनाया गया है, जो संसदीय व्यवस्था में मजबूत नहीं थी।
संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान था, लेकिन अब वो वास्तविक प्रधान है। तो इस तरह से संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्थाओं, इन दोनों के गुणों का सम्मिश्रण है फ्रांस का पंचम गणतंत्र का संविधान। और यहाँ पर फ्रांस की व्यवस्था बहुत हद तक स्विट्जरलैंड के संविधान से मिलती है, क्योंकि वहां भी संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन का सम्मिश्रण हम देखते हैं। फ्रांस में जो मंत्रीगण होते हैं वो संसद के सदस्य नहीं होते। संसदीय व्यवस्था में वो संसद के सदस्य अनिवार्य रूप से होते हैं, लेकिन फ्रांस में वो संसद के सदस्य नहीं है। लेकिन संसद का सदस्य न होने के बावजूद वो दोनों सदनों की कार्यवाहियों में भाग ले सकते हैं, और यदि संसद का निचला सदन राष्ट्रीय सभा किसी भी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर दे या सरकार के किसी भी कार्यक्रम या नीति का अनुमोदन न करे, तो मंत्रिमंडल को सामूहिक रूप से त्यागपत्र देना पड़ता है। तो आप देख रहे हैं कि कैसे संसदीय व्यवस्था के गुण को भी अपनाया गया है और अध्यक्षात्मक व्यवस्था की विशेषता को भी अपनाया गया है। कुछ बातें संसदीय व्यवस्था के अनुरूप हैं तो कुछ नहीं है, कुछ अध्यक्षात्मक शासन के अनुरूप है तो अध्यक्षात्मक शासन की कुछ विशेषताओं को छोड़ भी दिया गया है। और इसी आधार पर ब्रोगन ने टिप्पणी की है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन के विषय में कि ये ना तो अमेरिकी प्रणाली की तरह पूरी तरह अध्यक्षात्मक संविधान है और न ही इंग्लिश प्रणाली की तरह पूरी तरह संसदीय संविधान है, बल्कि ये तो दोनों का मिश्रण है। और इस मिश्रण को इसलिए अपनाया गया फ्रांस में क्योंकि फ्रांस के लोगों का अनुभव संसदीय सरकार के साथ अच्छा नहीं था, क्योंकि वो व्यवस्था राजनीतिक अस्थायित्व उत्पन्न करने वाली थी। तो दूसरी तरफ फ्रांस के लोगों को शक्तिशाली राष्ट्रपति का भी अनुभव था। उन्हें इस बात का डर था कि अध्यक्षात्मक व्यवस्था के समान अगर राष्ट्रपति को सारे अधिकार दे दिए गए तो उसकी तानाशाही का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। तृतीय गणतंत्र के संविधान में लोगों को इस बात का अच्छा खासा अनुभव हो चुका था जब राष्ट्रपति लुई नेपोलियन ने अपनी विशाल शक्तियों का दुरुपयोग करके स्वयं को सम्राट घोषित कर दिया था। तो इस बात से भी चिंतित थे फ्रांसीसी संविधान निर्माता कि राष्ट्रपति उतना भी शक्तिशाली न बन जाए कि लोगों के अधिकार संकट में पड़ जाएं, और सरकार इतनी भी कमजोर ना हो कि आए दिन बनती और बिगड़ती रहे राजनीतिक अस्थायित्व का माहौल बना रहे। तो इन दोनों दोषों से मुक्त करते हुए फ्रांस के लोगों को संविधान निर्माताओं ने एक ऐसा संविधान प्रदान किया जिसमें इन दोनों शासन व्यवस्थाओं के गुण तो हो, लेकिन इनके अवगुणों से बचा जा सके। इसके साथ साथ पंचम गणतंत्र का संविधान नागरिक अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है। फ्रांस जैसा देश और उसका इतिहास नागरिक अधिकारों के लिए किए जाने वाले आंदोलनों का इतिहास रहा है, हम सब जानते हैं। 1789 में जो क्रांति हुई, उस क्रांति में ही स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे मौलिक अधिकारों की मांग की गई, और ये अधिकार ऐसे थे जो आगे चलकर दुनिया के विभिन्न लोकतांत्रिक देशों के संविधानों में मौलिक अधिकारों के रूप में मान्य किए गए। हालांकि फ्रांस के संविधान की खासियत यह है कि वहां किसी अध्याय विशेष में नागरिक अधिकारों का वर्णन नहीं किया गया है,
जैसे भारत के संविधान में है या अमेरिका के संविधान में पहले जो 10 संशोधन किए गए, उनमें मौलिक अधिकारों की एक सूची दी गई। हमारे देश में भी मूलतः 7 मौलिक अधिकार दिए गए, बाद में उनकी संख्या 6 कर दी गई संशोधन के माध्यम से। फ्रांस के संविधान में ऐसा कोई विशेष अध्याय नहीं है, कोई विशेष भाग नहीं है, कोई विशेष सूची नहीं है जो मौलिक अधिकारों के लिए विशेष रूप से तैयार की गई हो। लेकिन वहां की प्रस्तावना में यह घोषित किया गया है, संविधान की प्रस्तावना में, कि फ्रांस की जनता की उन अधिकारों में पूरी आस्था है जिनका उल्लेख 1789 की घोषणा में था और जिन पर चौथे गणतंत्र के संविधान की प्रस्तावना में भी बल दिया गया था। लिहाजा संविधान की इस भाषा के अनुसार फ्रांस के नागरिक कई महत्वपूर्ण अधिकारों का प्रयोग करते हैं, जैसे वहां सभी क्षेत्रों में पुरुषों और महिलाओं को समानता का अधिकार दिया गया है। बिना किसी भेदभाव के रोजगार प्राप्त करने का अधिकार हर नागरिक को है। हर नागरिक को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए किसी भी मजदूर संघ में सम्मिलित होने का अधिकार दिया गया है और कानून की सीमा में रहते हुए हड़ताल करने का अधिकार भी दिया गया है। एक महत्वपूर्ण अधिकार फ्रांस का संविधान उन विदेशी लोगों को प्रदान करता है जो फ्रांस की भूमि पर रहते हैं, जो फ्रांस में शरण प्राप्त करना चाहते हैं। फ्रांस का संविधान ऐसे सभी विदेशी व्यक्तियों को शरण प्राप्त करने का अधिकार देता है जो अपने देशों में स्वतंत्रता के लिए कार्य करते हुए दंडित किए गए हों या उत्पीड़ित किए गए हों। आमतौर पर किसी देश के संविधान में शरण प्राप्त करने के अधिकार को संवैधानिक अधिकार की मान्यता नहीं दी जाती, लेकिन फ्रांस का संविधान इसका अपवाद है और वहां के लोगों की स्वतंत्रता के प्रति आस्था इतनी गहरी है कि इस गहरी आस्था के चलते ही वो स्वतंत्रता के नाम पर विदेशियों के लिए भी अपनी भूमि खोल देते हैं। ऐसे लोगों को गले लगाते हैं, शरण देते हैं जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया है अपने देश में, और उस संघर्ष के कारण वहां के व्यवस्था धारकों ने, वहां के शासकों ने उन्हें देश से निर्वासित किया है या वहां की परिस्थितियां ऐसी नहीं हैं जिनमें रहकर वो अपने स्वतंत्रता के अधिकार का उपभोग कर सकें। तो ऐसे सभी विदेशियों का आह्वान फ्रेंच व्यवस्था करती है अपने देश में शरण देने के लिए। ये एक बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा अधिकार है। आज जब हम देख रहे हैं कि शरणार्थियों को दुनिया में दर बदर भटकना पड़ रहा है, आपने देखा कि भारत में ही नागरिकता संशोधन कानून के तहत कैसे शरणार्थियों के लिए शर्तें निर्धारित की गई, नागरिकता के लिए कुछ सीमाएं आरोपित की गई। हर देश में ऐसा होता है और इसकी एक वजह यह भी है कि सभी देशों के पास इतने संसाधन नहीं होते, आंतरिक सुरक्षा संबंधी समस्याएं होती हैं, जिसके कारण वो विदेशियों को आसानी से शरण नहीं देते। लेकिन फ्रांस एक संपन्न देश है, विकसित देश है और स्वतंत्रता के प्रति उसकी आस्था इतनी गहरी है कि वो ऐसे लोगों को शरण देने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाता जो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं।
तो इस तरह से व्यापक नागरिक अधिकारों की व्यवस्था फ्रांस के संविधान में की गई है, भिन्न भिन्न प्रावधानों के माध्यम से। जैसे संविधान का अनुच्छेद 2 हर तरह की विषमता का निषेध करता है, सभी नागरिकों को समान मानता है और कानून के सम्मुख सभी की समानता सुनिश्चित करता है। सभी को धर्म की स्वतंत्रता प्राप्त है क्योंकि धर्मनिरपेक्ष राज्य है फ्रांस जैसा देश। अनुच्छेद 3 संविधान का सार्वभौमिक गुप्त मतदान की व्यवस्था करता है। सभी वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार प्राप्त है। तो बहुत सारे अधिकारों का उपभोग फ्रांस के लोगों के द्वारा किया जाता है। नागरिक अधिकारों के विषय में विशेष बात फ्रांस के संबंध में यह है कि वहां पर जितने भी अधिकार लोगों को प्राप्त हैं वो सब न्याय योग्य नहीं है। यानी न्यायपालिका किसी भी कानून को इस आधार पर असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकती कि उससे किसी नागरिक के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। हमारे देश में क्या होता है, अगर किसी नागरिक के किसी भी अधिकार का जो संविधान द्वारा उसे प्रदान किया गया है, मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, चाहे सरकार के द्वारा किया जाए, किसी कार्मिक विशेष के द्वारा किया जाए या समाज के किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया जाए, हमें इस बात का अधिकार है कि हम कोर्ट में पहुंचकर उन अधिकारों की रक्षा की मांग कर सकते हैं और न्यायालय उन अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है। फ्रांस में ऐसा नहीं है। क्या व्यवस्था है फ्रांस में? संविधान का अनुच्छेद 34 ये व्यवस्था करता है कि जितने भी मानव अधिकार हैं, मौलिक स्वतंत्रताएं हैं या संपत्ति का अधिकार है, इन सारे अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी संसद की है। संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के माध्यम से ये सभी अधिकार क्रियान्वित होते हैं। इन सभी अधिकारों का उपभोग किया जाता है। तो फ्रांस में नागरिक अधिकारों की सुरक्षा न्यायालयों के द्वारा नहीं की जाती जैसा कि भारत या अमेरिका जैसे देश में की जाती है, बल्कि अधिकारों की ये सुरक्षा संसद के द्वारा की जाती है, विधायिका के द्वारा की जाती है। तो ये एक अनोखी विशेषता है अधिकार पत्रों के संदर्भ में, अधिकारों के संरक्षण के संदर्भ में, जिसकी व्यवस्था फ्रांस का पंचम गणतंत्र का संविधान करता है। लास्टली, फ्रांस का संविधान अपने यहां राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है। हम सब ये जानते हैं कि प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र बिना राजनीतिक दलों के संचालित नहीं हो सकता। प्रजातंत्र रूपी गाड़ी को चलाने में राजनीतिक दल पहिए का कार्य करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है इनकी, सरकार को बनाने से लेकर सरकार को चलाने तक में। संसदीय सरकारों का गठन दलीय आधार पर होता है, आप जानते हैं। लेकिन इतनी केंद्रीय भूमिका होने के बावजूद राजनीतिक दल ज्यादातर संविधानेतर संगठन होते हैं। यानी सामान्य रूप से किसी देश के संविधान में उनका उल्लेख नहीं किया जाता है। लोकतांत्रिक देशों के संविधानों में राजनीतिक दलों का उल्लेख नहीं किया जाता। केवल नागरिकों को संघ बनाने की स्वतंत्रता दी जाती है, लेकिन कौन कौन से राजनीतिक दल होंगे, उनकी प्रकृति क्या होगी, उनका अधिकार क्षेत्र क्या होगा, इस विषय में कोई चर्चा संविधान के अंतर्गत नहीं की जाती। लेकिन फ्रांस का संविधान इसका अपवाद है। वहां के संविधान में राजनीतिक दलों को औपचारिक रूप से मान्यता दी गई है। संविधान का अनुच्छेद 4 इस संबंध में ये कहता है कि राजनीतिक दल तथा समूह
जनता के मतों को व्यक्त करने का साधन होंगे, वो स्वतंत्रता पूर्वक गठित किए जाएंगे तथा वे अपना कार्य स्वतंत्र रूप से करेंगे। उन्हें राष्ट्रीय संप्रभुता तथा लोकतंत्र के सिद्धांतों को स्वीकार करना होगा। यानी इस बात की स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है वहां के संविधान में कि राजनीतिक दलों का गठन किन सिद्धांतों के आधार पर किया जा सकता है। राजनीतिक दलों के लिए शर्त रखी गई है कि उन्हें राष्ट्रीय संप्रभुता का सम्मान करना होगा और लोकतंत्र के जितने भी आदर्श हैं, जितने भी मूल्य हैं, जितने भी सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को स्वीकार करना होगा। तो इस तरह से औपचारिक मान्यता प्रदान करने वाला, राजनीतिक दलों को औपचारिक मान्यता देने वाला फ्रांस एक अनूठा देश है, लोकतांत्रिक देश है। तो इस तरह से पंचम गणतंत्र के संविधान की बहुत सारी विशेषताएं हमने देखी और ये जो संविधान 1958 में बनाया गया संकटकालीन परिस्थितियों से उबरने के लिए, ये संविधान हम कह सकते हैं कि सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। चतुर्थ गणतंत्र के संविधान में जो अस्थिरता देखने को मिलती थी, राजनीतिक अस्थिरता, पंचम गणतंत्र का संविधान इस अस्थिरता से अछूता है और इस संविधान की सफलता ये सिद्ध करती है कि संविधान निर्माता फ्रांस की जनता एक परिपक्व जनता है, एक संयमशील जनता है और एक बुद्धिमान जनता है, जागरूक जनता है, जो संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कार्य करते हुए देश को प्रगति के पथ पर, समृद्धि के पथ पर ले जा रही है। तो ये था फ्रांस का संविधान, फ्रांस के संविधान की प्रमुख विशेषताएं।